नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो हमने लीवर के बारे में पढ़ लिया था, अग्न्याशय के बारे में पढ़ लिया था हमने, और मुख्य गुहा हमने शुरू करा था जिसमें से हमने जीभ के बारे में पढ़ लिया था और हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं वो लार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब आपने ऐसा ऐसा कभी किया है क्या? जरूर किया होगा, बताओगे थोड़ी ना मेरे को। तो लार के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। तो लार कहाँ से स्रावित होती है, लार की आवश्यकता क्यों है हमें। लार क्या करता है, आपको पता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। अब जब लार नहीं होती साहब तो क्या होता, सूखी रोटी हम खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे तो लार जब नहीं होगी तो क्या करेगी, ज्यादा घर्षण करेगी। ज्यादा घर्षण करने से क्या होगा, हमारे दांत कटेंगे कि जीभ कटेगी। तो ज्यादा घर्षण होगा तो हमारे क्या होगा, जीभ कट सकती है और क्या होंठ भी कट सकते हैं। ठीक है, तो लार क्या करती है, उस बड़े पदार्थ को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में और हल्का सा चिपचिपापन पदार्थ प्रदान करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में और उसे पाचन करने में क्या करती है, मदद कर देती है। ठीक है, अब लार कहां से स्रावित होती है, तो आपको यह बताना है कि लार है तो ये क्या लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। कहां से, लार ग्रंथियों से लार का स्त्रावन होता है। अब लार कोई पूछे तो लार का पीएच जो बताएं आप, तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। कितना होता है लार का पीएच, तो आपको बताना है 6.8। और 6.8 का मतलब ये कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या है, अम्लीय है। ठीक है, और मानव शरीर में लार का निर्माण लार ग्रंथियों से होता है। इसको क्या बोला जाता है, सेलेवरी ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है इसको, सेलेवरी ग्लैंड्स बोला जाता है। लार का पीएच मैंने आपको बताया तो वो 6.8 होता है। और लार कौन सी ग्रंथियों से निकलता है, लार ग्रंथियों से, और उसको क्या बोला जाता है, सेलेवरी ग्लैंड्स बोला जाता है दोस्त। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, एक सूखी रोटी खाई, सूखी रोटी चबाया हमने थोड़ी देर उसको, और चबाने के बाद उसको बाहर निकाल दिया, तो उस रोटी को जिसमें लार मिली हुई है, चिपचिपापन उसमें है, तो उस अवस्था में उस रोटी को क्या बोला जाएगा। तो आपको यह बताना है कि उस अवस्था में उस रोटी को क्या बोला जाएगा, बोलस बोला जाएगा। क्या, बोलस, बोलस बोला जाएगा उस अवस्था में उस रोटी को। कैसी रोटी को, जब हम एक रोटी का टुकड़ा खा लेते हैं, खाने के बाद हमने चबाया और चबाने के बाद वापस से निकाला, उस रोटी में लार है, लार मिली हुई है, तो उस अवस्था में उस रोटी को जो बोलेंगे अपन, तो क्या बोलेंगे उस अवस्था में, बोलस बोलेंगे साहब। क्या बोलेंगे उस अवस्था में, उस रोटी को हम बोलेंगे बोलस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसको यही याद कर लेना है हमें। आपको बिल्कुल ईयरफोन लगाने हैं कानों में और सिर्फ वीडियो देखनी है, देखते ही देखते याद हो जाएगा आपको, यही याद करनी है। लार कहां से निकलती है, तो लार निकलती है हमारे लार ग्रंथियों से दोस्त। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच हमें बताना है कि इसका पीएच जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 6.8। कितना पाया जाता है, 6.8 दोस्त। कितना, 6.8। अब ये लार ग्रंथियां कहां से निकलती हैं, ये लार कहां से निकलती है, तो लार ग्रंथियों से निकलती है। और इसको क्या बोला जाता है, सेलेवरी ग्लैंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेलेवरी ग्लैंड्स बोला जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जब हम रोटी चबाते हैं और चबाने के बाद उसको बाहर निकाल देते हैं, तो उस अवस्था में उसे क्या बोला जाएगा, तो उस अवस्था में उसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे दोस्त। क्या बोलेंगे उस अवस्था में, उसको बोलस बोलेंगे। जी हां, उसको बोलस बोला जाता है। मानव शरीर में क्या है कि 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कैसी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 तरह की। अब आपको यही याद कर लेना है, बिल्कुल बात का रट्टा मत रखने के बाद में याद करेंगे, यही याद कर लेना है। पहला क्या है, अब मैं पहला आपको बताऊं,
पहली कौन सी लार ग्रंथि है दोस्त? तो आपको ये बताना है कि पहली है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। वो कौन सी है? ये वाली है। कौन सी है? कर्णपूर्व लार ग्रंथि। कौन सी वाली ग्रंथि है? तो ये वाली ग्रंथि है, पैरोटाइड ग्रंथि। ठीक है। अब अधोजंब ग्रंथि कौन सी है? तो आपको ये बताना है अधोजंब ग्रंथि ये वाली है। और अधोजीवा ग्रंथि कौन सी है? तो अधोजीवा वाली ग्रंथि ये वाली ग्रंथि है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है इसमें, तो आपको ये बताना है कि कर्णपूर्व ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो ये है पैरोटाइड ग्रंथि। ये वाली ग्रंथि क्या है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। और ये कहां पाई जाती है? तो आपको ये बताना है कि ये जो पाई जाती है, ये जो ग्रंथि पाई जाती है, तो आपको ये बताना है कि ये कान के कहां पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है दोस्त। कहां? नीचे पाई जाती है। और ये कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। कैसी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। अब ये कैसी है? पैरोटाइड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और क्या है? कान के जस्ट नीचे पाई जाती है। अब इसको महसूस आपने किया होगा कि जब अपन देखते हैं कि भयंकर तगड़ी पानीपुरी रखी हुई है, खट्टा खट्टा पदार्थ रखा है, नींबू रखा हुआ, जैसे नींबू रख लिया हमने सामने, हमें यहां हल्का सा महसूस होता है हल्का सा महसूस। तो वो कौन सी ग्रंथि है? वो यही ग्रंथि है, कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटाइड ग्रंथि है। ये है, क्या है कि यही ग्रंथि। जब आपको कोई एक तमाचा मार देता है कान के नीचे, तो हल्का सा दर्द महसूस होता है, तो वो क्या है? वो यही ग्रंथि। इसमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, तो ये क्या दर्द उत्पन्न करती है? यही वो पैरोटाइड ग्रंथि ही है दोस्त। क्या है ये? पैरोटाइड ग्रंथि। ठीक है। अब आते हैं अधोजंब ग्रंथि। ये कहां है अपनी? तो ये है अपनी इधर की साइड पाई जाती है अधोजंब ग्रंथि। अब अधोजीवा ग्रंथि जो है, वो अधोजीवा ग्रंथि है अपनी जस्ट इस जीभ के नीचे पाई जाती है। और ये के जोड़ों में पाई जाती है, मतलब 3 अपने लेफ्ट में पाई जाएंगी और 3 अपने कैसे राइट में पाई जाएंगी। मतलब टोटल कितनी है? ये टोटल है 6। ठीक है। 3 इधर हैं और 3 इसके जस्ट पीछे हैं, मतलब मानो 3 इधर और 3 इधर। ठीक है। अब ये वाली जो ग्रंथि है अधोजीवा ग्रंथि, तो अधोजीवा ग्रंथि सांप देखा होगा आपने। सांप जब विष निकालते हुए देखा होगा उसको, तो कहां से निकालता है? कौन सी ग्रंथि से निकालता है? तो आपको ये बताना है कि ये अधोजीवा ग्रंथि से निकालता है। ठीक है, इस वाली ग्रंथि से ही निकालता है। ये कहां से निकालता है? अधोजीवा ग्रंथि से। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते बोलते थूक देते हैं बोलेंगे तर रहा है, कहता है, तो मुंह में क्या पूरा थूक निकाल देते हैं। वो मूवी देखी होगी आपने जिसमें एक सर होते हैं, प्रोफेसर, वो बोलते हैं कुछ और वो लड़का वाइपर लगा के रखता है, वो थूकते रहते हैं वो। तो वो कहां से, कौन सी वो लार ग्रंथि है जहां से वो थूक निकल रहा है अपना? तो ये कौन सी है? अधोजीवा ग्रंथि है, जिससे ये लार निकल रहा है। ठीक है। अधोजीवा ग्रंथि क्या है? अधोजीवा। सबसे बड़ी कौन सी है? कर्णपूर्व ग्रंथि है। कौन सी है दोस्त? कर्णपूर्व ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। कौन सी है? कर्णपूर्व ग्रंथि है। ये कैसी है? जबड़े के नीचे, सबसे बड़ी है कर्णपूर्व। ठीक है। और ये कहां पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। ये अधोजंब ग्रंथि कहां है? ये जबड़े के नीचे पाई जाती है। ठीक है। अधोजीवा ये कहां है? जीभ के नीचे पाई जाती है। कहां पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। अब मैं आपसे बताऊंगा टोटल कितनी है, तो टोटल आपको बतानी है कि ये कितनी है। टोटल है अपनी 6। कैसे? 3 हो गई अपनी राइट में और 3 हो गई अपनी लेफ्ट में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो आप, तो मैंने आपको बताया था कि ये, अच्छा आपसे कोई पूछे कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कैसी हैं। कैसी हैं ये? अंतःस्रावी कि बहिस्रावी हैं? तो आपको यह बताना है कि ये क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि हैं। बहिस्रावी ग्रंथि हैं।
देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये नलिकाएं जा रही हैं, नलिकाएं जा रही हैं किसमें, अग्न्याशय में बताया था मैंने आपको। ये कैसी हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथि हैं। बहिस्त्रावी का मतलब क्या है, ये हार्मोन्स निकालेंगी कि एंजाइम निकालेंगी, क्या निकालेंगी ये, तो क्या निकालेंगी ये अपना हार्मोन्स निकालेंगी, एंजाइम निकालेंगी, ये अपना क्या निकालेंगी, एंजाइम निकालेंगी, जो क्या है पाचन में मदद करेगा, क्या करेगा, पाचन में मदद करेगा। ठीक है, यह है मानव शरीर की सभी लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि हैं और लार में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे एंजाइम पाए जाते हैं दोस्त, तो दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं लार में। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला एंजाइम कौन सा है, तो सबसे पहला एंजाइम है अपना टाइलिन और दूसरा है अपना माल्टोज। क्या है पहला एंजाइम, पहला है टाइलिन और दूसरा है माल्टोज। यही याद करना, फिर से रिपीट करो, क्या है, पहला है टाइलिन और दूसरा है माल्टोज। क्या है, टाइलिन और माल्टोज। जी हाँ दोस्त, क्या है, टाइलिन और माल्टोज। टाइलिन और माल्टोज दोनों मिलकर इनको नाम दिया जाता है एमाइलेज का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, दोनों को मिलकर एमाइलेज का नाम दिया जाता है। टाइलिन और माल्टोज को एमाइलेज का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, एमाइलेज का। फिर से रिपीट करो, दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं लार ग्रंथि में। तो पहला एंजाइम जो है वो क्या है, टाइलिन है और दूसरा एंजाइम क्या है, माल्टोज है। इन दोनों को मिलने के बाद इसको नाम जो दिया जाता है दोस्तों, क्या दिया जाता है इसको नाम, तो दिया जाता है एमाइलेज नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, एमाइलेज नाम दिया जाता है दोस्त। क्या दिया जाता है, एमाइलेज। फिर से बोलो, क्या नाम दिया जाता है, एमाइलेज नाम दिया जाता है। तो ये सबसे पहले जो अपने मुख में, मैंने शुरू में बताया था कि सबसे पहले जो पाचन होता है पहली वीडियो में, तो किसका होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है कि पाचन किया जाता है। किसका पाचन किया जाता है दोस्त, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है दोस्त। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे किया जाता है, तो आपको यह बताना है कि कार्बोहाइड्रेट भी कैसे किस तरह के पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि ये भी तीन तरह के पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले वाले स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तो ये पहला वाला स्वरूप कौन सा है इसका, कार्बोहाइड्रेट कैसे पाए जाते हैं, तीन तरह के पाए जाते हैं। पहले वाले की अपन बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड के बारे में अपन बात करेंगे। पॉलीसैकेराइड जो टूटेगा वो किस में, उसका कौन सा स्वरूप है, तो उसका जो स्वरूप है तो वो कौन सा स्वरूप है, शर्करा है। अब मैं आपको बताऊं कि पॉलीसैकेराइड जो है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्वरूप है पहला वाला, तो कौन सा पहला स्वरूप है उसका, पॉलीसैकेराइड है। कैसा है, पॉलीसैकेराइड। और जो पॉलीसैकेराइड का स्वरूप है वो कौन सा है, पॉलीसैकेराइड में भी एक स्वरूप है, वो है शर्करा। सबसे पहले किसका पाचन होता है, तो शर्करा का पाचन होता है। अब ये शर्करा क्या है दोस्त, शर्करा क्या है, ये शर्करा है क्या, तो आपने आलू देखा होगा दोस्त, आलू देखा होगा और प्याज देखी होगी। ठीक है, तो आलू को जब अपन काट के रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए और उसमें व्हाइट कलर की परत सी जमा हो जाती है पाउडर जैसी, तो वो क्या है दोस्त, तो वो है अपनी शर्करा। ठीक है, अब प्याज काट के रख दो आप थोड़ी देर के लिए और उसमें व्हाइट कलर की परत जमा हो जाती है, तो वो क्या है, अपनी शर्करा ही है दोस्त। क्या है भूपेंद्र, शर्करा है। ठीक है, सही बात। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो पाचन होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, जिसमें से जो पहला स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं इसमें, तो वो क्या है कि पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में भी कौन सा स्वरूप है, शर्करा का सबसे पहले पाचन होता है। किसका, शर्करा का। शर्करा मैंने बताया कि कहां कहां है शर्करा, एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि आलू में जो व्हाइट कलर की छोटी छोटी सी हल्की सी परत पाउडर जैसी जमा हो जाती है, सबसे पहले ये पाचन करता है, तो शर्करा का पाचन करता है सबसे पहले। ये किसका पाचन करेगा, शर्करा का पाचन करेगा ये सबसे पहले। इतना समझ में आया, अरे बोलो, आ गया।
लार में एक और एंजाइम पाया जाता है, वो क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बारे में कभी सुना है आपने? क्या है लाइसोजाइम? तो आपको ये बता दूं, आप कुछ भी खाते रहते हैं चीजें, पानी पूरी वाले अपना क्या क्या मिला देते हैं उसमें, ये ऐसे किया और यूं मिला के खिला दिया तुम्हें, ऐसे किया मिला दिया, अब ये इतने सारे तुम पदार्थ खा रहे हो, ये तो ये लाइसोजाइम कार्य क्या करता है? तो आपको ये बताना है कि लाइसोजाइम जो है हमारे मुंह की रक्षा कर रहा है एक तरीके से। कैसे रक्षा कर रहा है? कि जब आप ये सारी चीजें खा रहे हो, ये सारी चीजें खा रहे हो आप, गलत चीजें, जो क्या कर रहा है? कीटाणु हैं, ठीक है, तो उनको नष्ट करने का कार्य कौन करेगा? उनको जलाने का कार्य कौन करेगा? विषाणु और बैक्टीरिया आप जो खा रहे हो, तो इनको जलाएगा कौन मुंह के अंदर? तो वो है लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। क्या करेगा? उसको वही नष्ट कर देगा। अब सोचो कि विषाणु की संख्या बहुत ज्यादा है दोस्त, बहुत ज्यादा है इन विषाणुओं की संख्या, तो ये तो हमारे क्या पेट में प्रवेश कर जाएंगे, अग्न्याशय अमाशय में चले जाएंगे। तो अमाशय में जाने के बाद अमाशय में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो क्या करता है? इन विषाणुओं को नष्ट कर देता है। आपको समझ में आया? लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम कर रहा है मुंह में कुछ कम मात्रा में, जैसे विषाणु हैं कम मात्रा में, तो उनको वहीं नष्ट कर दिया उसने, ठीक है, अंदर तक जाने ही नहीं दिया। और अगर मान लो कि वो उनकी संख्या ज्यादा है, विषाणुओं की संख्या ज्यादा है, तो ये जाएगा अपना अमाशय में, तो अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अमाशय में जाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें नष्ट कर देता है। क्या कर देता है दोस्त? तो नष्ट कर देता है। ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जी हाँ, सही बताया आपने, नष्ट कर देता है। बहुत बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं अपन दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि इसमें क्या पाया जाता है? दो तरह के तत्व पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि टाइलिन पाया जाता है, और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या पाया जाता है? कि माल्टोज पाया जाता है। दूसरा क्या है दोस्त? तो माल्टोज पाया जाता है। पहला है टाइलिन, दूसरा है माल्टोज। और इन दोनों को मिलने के बाद ये क्या बनता है? एमाइलेज बनता है। क्या बनता है? एमाइलेज बनता है दोस्त। क्या बनता है? एमाइलेज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो अपना स्टार्च है, स्टार्च बताया था मैंने आपको, स्टार्च है जो अपना शर्करा, अच्छा मैंने यहां पे क्या बताया था? शर्करा बताया था, है ना? शर्करा नहीं है वो क्या है? स्टार्च है। इधर बताया था मैंने अभी आपको, इसमें बताया था ना मैंने आपको अभी कि जो वो क्या है? शर्करा है। कौन सा स्वरूप है वो? शर्करा वाला स्वरूप है। यहां शायद स्टार्च बताया था मैंने आपको, तो शर्करा है, ठीक है। शर्करा याद करना। वो आलू वाला बताया था ना मैंने आपको अभी, तो क्या बताया था? कि शर्करा बताया था वो, ठीक है। तुम लोग भी याद नहीं दिलाते हो, जो भी सुनते रहते हो। एमाइलेज हो गया था अपना, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था? ये बता रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है अपना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एंजाइम पाए जा रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया था दोस्त, तो पहला बताया था आपको क्या? टाइलिन बताया था, और जो दूसरा बताया था मैंने आपको माल्टोज बताया था। और इन दोनों को मिलने के बाद क्या बनता रहा था? ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों एमाइलेज का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे? एमाइलेज का, ठीक है। मतलब इन दोनों को मिलने के बाद जो नाम दिया जाता है, तो वो एमाइलेज नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट ये क्या, कौन सा स्वरूप का पाचन कर रहा है? तो ये स्टार्च वाला पाचन कर रहा है। कौन सा? स्टार्च वाला, ठीक है।
स्टार्च वाला जो मैंने बताया था ना शर्करा, तो उसको क्या है मैं बता रहा हूं आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा स्वरूप मैंने बताया था, तो वो मैंने आपको बताया था कि पॉलीसेकेराइड वाला स्वरूप। कौन सा? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का जो पाचन करता है सबसे पहले तो वो है स्टार्च। क्या सबसे पहले जिसका पाचन होता है? तो स्टार्च का पाचन होता है सबसे पहले। अब ये वही वाला कार्बोहाइड्रेट लिखा है जिसमें किसका पाचन हो रहा है सबसे पहले? किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का पाचन हो रहा है इसमें, ठीक है। अब ये देखो, ये कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का पाचन कर रहा है, तो इसमें क्या क्या मदद कर रहा है इसको माल्टेज शुगर में कन्वर्ट करने में? तो मदद कर रहा है अपना ये टाइलिन। जी हां दोस्त, मदद क्या कर रहा है इसमें? टाइलिन। ये एंजाइम इसको माल्टेज शुगर में परिवर्तित कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइलिन। और माल्टेज शुगर को ग्लूकोज में क्या परिवर्तित कर रहा है? तो आपको बताना है कि ये क्या है? माल्टेज। माल्टेज नहीं, माल्टेज, ठीक है, माल्टेज है ये अपना। ये कार्बोहाइड्रेट कर रहा है परिवर्तित किसमें? माल्टेज शुगर में। कौन कर रहा है? टाइलिन कर रहा है। और माल्टेज शुगर कर रहा है ग्लूकोज में। इसको कौन कर रहा है? तो इसको कर रहा है माल्टेज कर रहा है। क्या कर रहा है? माल्टेज, ठीक है। ये कैसा है? खट्टा है कि मीठा है? ये क्या है? मीठा पदार्थ है, ठीक है। अब मैं टाइलिन के बारे में आपको बता दूं तो ये क्या है? ये क्या है? टाइलिन। तो शाकाहारी जीवों में अधिक पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो मैं आपको बताता हूं कि ये शाकाहारी जीवों में अधिक पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो आपने देखा होगा गाय के बारे में, भैंस के बारे में, भैंस को देखा होगा कि वो घास चबाती रहती हैं, चबाती रहती हैं, चबाती रहती हैं और झाग जमने लग जाता है उनके मुंह में। तो वो झाग क्या है? तो वो झाग टाइलिन ही है दोस्त। क्या है? टाइलिन है, वो टाइलिन ही है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि ज्यादा चबाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि हम खा लेते हैं कि बैठे हुए हैं चलो ठीक है घास ही खा लेते हैं। घास नहीं खा पाएंगे दोस्त, हम घास खाएंगे हमारा पेट खराब हो जाएगा, आंतें खराब हो जाएंगी हमारी, हम नहीं खा सकते हैं। तो वो उन्हें क्या ज्यादा चबाने की जरूरत पड़ती है ताकि उनके क्या पाचन में सहायता मिले उससे, ठीक है। तो जो झाग जमा होती है उसमें, तो झाग क्या होती है? वो क्या होती है? टाइलिन ही होती है। तो कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो शाकाहारी जीवों में ये अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है। कहां पाई जाती है? शाकाहारी जीवों में अत्यधिक पाई जाती है। लाइसोजाइम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? लाइसोजाइम के मैंने बताया था कि ये क्या करता है? विषाणुओं को, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं उनको क्या कर देता है कि नष्ट कर देता है। इनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है दोस्त इनको, ठीक है। और अगर ये विषाणु प्रवेश कर गए, ज्यादा मात्रा में हुए, तो ये हमारे अमाशय में चले जाएंगे। तो अमाशय में क्या तत्व पाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लार के कार्य, तो लार के कार्य क्या हैं? लार के कार्य है सबसे पहले क्या? तो ये क्या है? भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है। जी हाँ, ये तो करता है, ये तो अभी पढ़ा हमने। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, बिल्कुल सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है ये। पीएच मान को बैलेंस करता है ये। तो जी हाँ, ये पीएच मान का भी बैलेंस करता है। कैसे करता है पीएच मान का बैलेंस? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये पीएच मान का बैलेंस कैसे करता है, बताता हूं। आपको जो उल्टी हुई है साहब, उल्टी सभी को उल्टी हुई होगी कभी ना कभी, तो आपने देखा होगा कि जब हमें उल्टी होनी होती है तो हमारे मुंह में क्या लार जमा हो जाती है। तो लार जमा कैसे हो जाती है? तो लार क्या जमा क्यों हो जाती है? तो HCl क्या होता है? HCl से बचाने के लिए जब हमारे मुंह में HCl आ जाएगा साहब, तो क्या हो जाएगा कि हमारे मुंह में क्या छाले हो जाएंगे, ठीक है। तो उन चीजों से बचाने के लिए हमारे शरीर में मुंह में क्या हो जाता है कि लार जमा हो जाती है। क्या? लार जमा हो जाती है। और लार क्या करता है? पीएच मान को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। पीएच मान को क्या घटा देगा कि बढ़ा देगा? तो पीएच मान को बढ़ा देता है,
जिससे क्या हो जाए कि ये HCl है ना हमारे मुंह को जलाए ना, ठीक है, छाले ना पैदा कर सके। जल जाएगा तो छाले हो जाएंगे, ये HCl क्या करेगा, क्योंकि ये HCl क्या होता है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे pH मान को दोस्त संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है। ये आपने देखा ही होगा कि क्योंकि अंदर से जितने भी पदार्थ निकल रहे हैं वो हमारे मुंह को हानि पहुंचा सकते हैं, तो वो लार इकट्ठी हो जाती है। वो लार क्या करती है कि इन सब चीजों से हमें बचाने का कार्य करती है, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रसनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी है तो ग्रसनी को मुख्यतः 3 तरह में विभाजित किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे विभाजित किया गया 3 तरह को। तो ये क्या है अपना, ये है अपना ग्रसनी। ग्रसनी है नासा, मुख और कंठ। पहला है अपना दोस्त नासा, मुख, कंठ, ठीक है। क्या है, नासा, मुख और क्या, कंठ। क्या है अपना, नासा, मुख और कंठ, ठीक है। ये कौन सी है, नासा ग्रहणी ये है, मुख ग्रहणी ये है, और ये क्या है, कंठ ग्रहणी है अपनी, वो ग्रसनी है। क्या है ये, कंठ ग्रसनी है अपनी। ग्रसनी को मुख्यतः 3 तरह में विभाजित किया गया है। तो नासा ग्रसनी है, मुख ग्रसनी है और कंठ ग्रसनी है। कैसी है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब ये इपिकोग्लोटिस क्या है साहब, तो इपिकोग्लोटिस ये है, मैं बताता हूं आपको। देखो एक और डायग्राम होगा, उसके जरिए आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये है इपिकोग्लोटिस, देखो इपिकोग्लोटिस का काम क्या है। अब ये इसका कार्य क्या है, देखो मैं नाक बंद कर ली मैंने, फिर भी बोल पा रहा हूं मैं। मतलब यहां तक हमारी नली सेम है, मैं खाना खाऊंगा यहां तक तो सेम जाएंगी, लेकिन इसके बाद अलग हो जाएंगी। मेरा भोजन है, आपका भी भोजन, तो आहार नाल में अलग चला जाएगा। सांस लेंगे तो वो श्वास नली में जाएगी। तो यहां तक तो सेम है, मतलब क्या है कि नाक भी और मुख भी अभी एक ही नलिका से जुड़े हुए हैं यहां तक। उसके बाद क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो इनको अलग अलग कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है इपिकोग्लोटिस कर रहा है अलग अलग। कैसे, देखो ये है अपना मुख गुहा, अपन ने ये खाना खाया, देखो खाना खाया अपन ने, ये खाना गया इधर, अब ये खाना गया इधर, और ये इपिकोग्लोटिस है। इपिकोग्लोटिस क्या करेगा, ये इसको बंद कर देगा। ये ऐसे है, इसको क्या, ये ऐसे इधर की साइड आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इसको बंद करेगा और अपना ये भोजन कहां है, आहार नली में चला जाएगा, ठीक है, आहार नली में चला जाएगा। ये हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के बाद ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है अपनी श्वास नली में जा रहा है। तो इपिकोग्लोटिस क्या कर रहा है, इपिकोग्लोटिस क्या कर रहा है, भोजन को आहार नाल में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। ये है अपना इपिकोग्लोटिस। ये क्या कर देता है, इधर से बंद हो जाता है। जैसे ही अपना भोजन इधर गया, इसको क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया और ये आहार नाल में चला गया। और ये क्या है, अपनी श्वास नली है। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं साहब कि खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि भोजन क्या है, श्वास नली में चला जाता है, तो हमें क्या, ठसकी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। आ गया होगा इपिकोग्लोटिस समझ में। देखो मुख गुहा को ग्रास नली से जोड़ने वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। तो मुख गुहा जो है अपना, मुख गुहा को क्या कर रहा है, ये मुख गुहा को ग्रास नली से जोड़ने वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा को क्या कर रहा है, ये ग्रास नली से जुड़ रहा है। ग्रास नली से जोड़ने का कारक किसका है, तो वो है ग्रसनी का कार्य। ये आहार नाल का सबसे छोटा भाग है। पहली वाली वीडियो में बताया था मैंने, क्या बताया था कि आहार नल का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो क्या है, ग्रसनी है। आहार नल का सबसे छोटा भाग ग्रसनी है। और आहार नल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है,
तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है डुडेनम, हमारा क्या, छोटी आंत। ठीक है, इस भाग में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती। अगर पेपर में आपसे आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए, ठीक है, कि पाचन की क्रिया इनमें से कहां नहीं होती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगर ग्रसनी ऑप्शन आ जाए तो आपको ये बताना है कि क्या है, पाचन की क्रिया कहां नहीं हो रही है, तो पाचन की क्रिया नहीं हो रही है ग्रसनी में। ठीक है, इसी भाग में इपिकोग्लोटिस के द्वारा श्वास नली को ग्रास नली से अलग किया जाता है। अभी मैंने बताया आपको इपिकोग्लोटिस, इपिकोग्लोटिस क्या कर रहा है, श्वास नली को अलग कर रहा है और ग्रास नली को अलग कर रहा है। ठीक है, जब भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है तो इपिकोग्लोटिस श्वास नली को बंद कर देता है। क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, इतना आया समझ में आप लोगों को, आया भूपेन समझ में? ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं ग्रास नली के बारे में। किसके बारे में, ग्रास नली के बारे में। ठीक है, ग्रास नली क्या कर रहा है, ग्रास नली का ज्यादा कार्य नहीं है अपना। तो ग्रास नली सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ग्रास नली जो है क्रमानुकुंचन गति से खाने को अंदर क्या ले जा रही है। क्रमानुकुंचन क्या है, तो क्रमानुकुंचन, देखो क्रमानुकुंचन आपको बताऊं तो ये क्या, भोजन को इधर इतनी अवस्था में, फिर इतनी अवस्था में, फिर भोजन को क्या कर रही है, ये यूं यूं करके लेके जा रही है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे ये इस डायग्राम में अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये भोजन गया, अपना प्रवेश किया क्रमानुकुंचन गति से, मतलब इधर, फिर बड़ी अवस्था में, छोटी अवस्था में, ऐसे ऐसे करके लेके जा रही है इसको धीरे धीरे करके, ताकि ये क्या, धीरे धीरे करके और चिकनाहट के थ्रू अपना कहां चला जाए, ये अपना आमाशय में प्रवेश कर जाए। ठीक है, कहां चला जाए, आमाशय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं तो वो है मुख्य पाचन। सबसे बड़ा जो भाग है अपना वो है आमाशय, जो मुख्य भूमिका अपनी पाचन में जो निभा रहा है दोस्त, तो वो है अपना आमाशय निभा रहा है। क्या है, आमाशय। क्या है, आमाशय। अब आमाशय क्या है, आमाशय कहां है अपना स्थित, तो आमाशय आपको बताना है कि मैंने आपको बताया था कि एक डायग्राम बनाया था मैंने। ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था। ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था कि वक्ष है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा मैंने बताया था आपको कि उदर वाला भाग है। ये कैसा है, ये उदर वाला भाग है। कैसा, उदर। ये वाला हिस्सा कैसा है, उदर, उदर। तो ये आपको बताना है कि आमाशय कहां पाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि आमाशय जो हमारा है वक्ष वाले हिस्से में पाया जाता है कि उदर वाले हिस्से। तो आपको ये बताना है कि हमारा आमाशय है तो वो है उदर भाग में पाया जाता है। आमाशय कहां पाया जाता है, तो आपको ये बताना है कि ये पाया जाता है अपना कहां, तो ये पाया जाता है अपना बाईं ओर। कहां पाया जाता है, बाईं ओर। मतलब कहां पाया जाएगा, ये लेफ्ट में पाया जाएगा दोस्त। कहां पाया जाएगा, लेफ्ट में पाया जाता है। ये कहां, लेफ्ट में। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है कि अपना जो आमाशय है वो कहां पाएगा, उदर भाग में पाया जाता है। उदर वाले भाग में पाया जाता है दोस्त। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है, इसमें यह लिखना है कि ये कैसी थैली है, तो द्विनलिका थैली है। ये कैसी थैली है, द्विनलिका थैली है। कैसी थैली है, द्विनलिका। एक थैली ये है, एक नलिका, और एक कैसी है, ये है दूसरी। तो ये कैसी थैली है दोस्त, तो आपको ये बताना है कि द्विनलिका थैली है। ये कैसी थैली है, द्विनलिका थैली है दोस्त। ठीक है,
पहला वाला पॉइंट है तो ये कहां पाया जाता है कि उदर भाग में पाया जाता है। उदर भाग में भी कहां पाया जाता है अपना, तो ये लेफ्ट में पाया जाता है, मतलब बाईं ओर पाया जाता है। और ये कैसी थैली है, तो द्विनलिका थैली है। कैसी थैली है दोस्त, तो ये द्विनलिका थैली है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है इसकी लंबाई, तो आपको ये बताना है कि इसकी लंबाई पाई जाती है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कोई पूछे कि इसकी चौड़ाई कितनी पाई जाती है, तो इसकी चौड़ाई को अपन माप नहीं सकते। इसकी चौड़ाई डिपेंड करती है भोजन पे, ठीक है। जितना भोजन इसके अंदर जाएगा उसी के अनुसार ये फैला। आपने खाया होगा कि शादी पहले दिन आप शादी में गए, भयंकर पनीर छोले सब कुछ पहले के आ गया, आपका पेट यूं तन जाएगा, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई का अनुमान अपन नहीं लगा सकते हैं, भोजन पे डिपेंड करती है इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब ये क्या है कि मानव के पाचन का सबसे मुख्य भाग है, क्या है, मानव के पाचन का सबसे मुख्य भाग, मुख्य भाग है दोस्त। ये क्या है, मानव के पाचन का सबसे मुख्य भाग, अहम भाग, अहम भूमिका निभाता है ये, ठीक है। अग्नाशय का अग्रभाग, अब ये बताता हूं आपको, इधर आओ, देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, अग्नाशय के जो अमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग है, अमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन कार्डियक। और सब निचले वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, तो इस निचले वाले भाग को बोलेंगे अपन पाइलोरिस। मतलब अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 बता रहा हूं, सभी किताबों में 3 लिखा हुआ है, आपको और लोग भी बताएंगे तो 3 बताएंगे, ठीक है। लेकिन बता रहा हूं मैं कि कितना 4 तरह से विभाजित किया गया है। ऊपरी वाले को बोलेंगे कार्डिया, निचले वाले को बोलेंगे पाइलोरस, ठीक है, बाय मिस्टेक। और बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, फंडस बोलेंगे बीच वाले हिस्से को। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें सबसे बड़ा वाला भाग कौन सा है, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा वाला भाग है फंडस। कौन सा है सबसे बड़ा वाला भाग, फंडस है, ठीक है। और ये बॉडी किसको बोला गया है, तो इसकी जो परत है, ऊपरी परत है, इसको बोला गया है बॉडी, ठीक है। ऊपरी वाले परत को क्या बोला गया है, बॉडी बोला गया है। अब अमाशय की खोज के बारे में बताऊं मैं आपको, तो अमाशय की खोज किसने की थी, विलियम ने करी थी अमाशय की खोज, ठीक है। अमाशय की खोज किसने करी थी, तो विलियम ने करी थी अमाशय की खोज। और विलियम ने ही किसकी, लीवर की भी खोज करी थी, लीवर की नहीं दोस्त, किडनी की। अमाशय ने ही किसकी खोज करी थी, अमाशय ने ही किडनी की भी खोज, इसने विलियम ने ही किसकी, किडनी की खोज करी थी, और किसकी करी थी, अमाशय की। अब अपन जो इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं वो कब पढ़ेंगे, इसकी अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय हिंद।